तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बैलेंस शीट का। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाकर दी हुई है और हमसे कुछ और बातें पूछी गई हैं। देखो लिखा हुआ है फ्रॉम द, मैंने फाइल शेयर की है, न्यू एडिशन की है ये ग्रुप पे, तो संस्कृति तुम वहां से चेक कर लेना, ठीक है। हेलो, हेलो मानसी, संस्कृति, सानवी, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके। हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा क्या है, कैलकुलेट करना है हमें। हमें चार बातें हमसे पूछी गई है इसमें, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, ये तीन चीजें तो तुम्हें मालूम है, हमने पहले भी डिस्कस की थी, इवन मैंने बैलेंस शीट डिस्कस करने से पहले भी डिस्कस किया है ये सब, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन में एक बार दोबारा से देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमसे पूछा है क्या, कि फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से हैं हमारे, हमें बैलेंस शीट गिवन है, इसमें से हमें फिक्स्ड एसेट्स फाइंड आउट करनी है। तो मुझे बताओ इसमें से फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से होंगे। देखो एक चीज पहले यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ बैलेंस शीट देखो कैसे बनाई गई है। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखा है ट्रेड क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस एक्रूड, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कैपिटल। तो देखो कैपिटल नीचे है, यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज है ना, वो नीचे है और करंट लाइबिलिटीज ऊपर है। सेम एसेट साइड में लिया गया है, ऊपर देखो हमने करंट एसेट्स लिखे हैं और नीचे नॉन करंट एसेट्स लिखे हैं। तो ये चीज थोड़ी यहाँ पर देखने की होती है। ऐसा नहीं है कि इधर नॉन करंट लाइबिलिटीज पहले लिख दी और इधर करंट एसेट्स पहले लिख दिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखना है, अगर लाइबिलिटी साइड में तुम ऊपर करंट एसेट्स लिख रहे हो तो इधर भी तुम करंट मतलब सॉरी, लाइबिलिटी साइड में अगर करंट लाइबिलिटीज पहले लिख रहे हो तो इधर भी करंट एसेट्स लिखने होंगे, और अगर इधर नॉन करंट लाइबिलिटीज पहले लिख रहे हो तो इधर फिर नॉन करंट एसेट्स ही पहले लिखने होंगे, मतलब सेम होना चाहिए दोनों में, ठीक है। तो अब देखो इसमें से मुझे बताओ कि फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग, मुझे प्लीज कैलकुलेट करके बताओ, मुझे नाम बताओ इनमें से फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से हैं एसेट साइड में। हमें बहुत सारे एसेट्स गिवन है, स्टॉक इन हैंड, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, गुडविल, लैंड, प्लांट एंड फर्नीचर। इसमें से फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से हैं? लैंड, प्लांट एंड फर्नीचर। लैंड हो गया हमारा, प्लस प्लांट हो गया, प्लस फर्नीचर हो गया। और कोई ऐसा एसेट है जो फिक्स्ड एसेट होगा? मैम डेटर्स। डेटर्स फिक्स्ड एसेट्स नहीं होगा, क्योंकि डेटर्स तो हमारे विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, जो हमने अपने पास रखे हुए हैं फॉर मोर देन, एटलीस्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। तो देखो हमारा फिक्स्ड एसेट्स में इसमें एक चीज और कवर होगी, गुडविल। हमारे फिक्स्ड एसेट्स भी दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो ये जो मानसवी तुमने तीनों नाम बताए थे, लैंड, प्लांट एंड फर्नीचर, ये तीनों हमारे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं, और गुडविल हमारा इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। क्लियर है? क्योंकि गुडविल भी हमने सेल करने के पर्पज से थोड़ी ना, यहाँ पर देखो बुक्स में गुडविल है, इसका मतलब हमने ये गुडविल किसी की परचेज की होगी, तो हमने अपना बिजनेस चलाने के लिए ही, मतलब किसी का बिजनेस खरीदा होगा यहाँ पर, तभी ये बुक्स में गुडविल आ रही है, ठीक है। तो गुडविल हमारी एक इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती है एक तरीके की, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स भी दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो देखो वैल्यूज लिखते हैं, लैंड की वैल्यू कितनी थी, 20, देन 32 प्लांट, फिर 8000 फर्नीचर और 20,000 थी हमारी ये गुडविल। तो तुम चारों को टोटल करोगे तो तुम्हारा इसका टोटल 80,000 हो जाएगा, ठीक है। ये 40 और ये दोनों टोटल 40। क्लियर है? तो ये हमारे हो गए फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद हमसे सेकंड पॉइंट में पूछा है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स बताओ कौन कौन से हैं? करंट एसेट्स मेनली क्या होते हैं, जो विद इन 1 ईयर, हाँ जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टॉक, स्टॉक तो हमने रखा ही इसलिए क्योंकि हमें वो सेल करना है, जब जब हमारा सेल होता रहेगा वो हमारा कैश में कन्वर्ट होता रहेगा या डेटर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
Yes, ma'am. And I'm debtors. डेटर्स और Prepaid expense. प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारा करंट एसेट्स है। और कुछ Furniture. है? फर्नीचर तो हमारा फिक्स्ड एसेट्स में कन्वर्ट हो गया, तो बस हमारे ये 3 ही एसेट इसमें ऐसे हैं जो कि करंट एसेट्स थे, और कोई हमारा इसमें करंट एसेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाकी चारों तो हमारे वो थे ना, फिक्स्ड एसेट्स ही थे, और कुछ है ही नहीं इसमें। तो 48 प्लस 36,000 प्लस 400, तो इन तीनों का टोटल करोगे तुम्हारा कितना आ जाएगा? 84,400। ठीक है, तो ये हमारा हो गया करंट एसेट्स। इसके बाद हमसे थर्ड पॉइंट में पूछा है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज हमारी क्या होती हैं? जो हमें विद इन 1 ईयर पे करनी है। तो इसमें से बताओ कौन कौन सी करंट लाइबिलिटीज हैं? बोलो। Paid creditors. एक तो क्रेडिटर्स हो गए हमारे, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, क्रेडिटर्स लिख रही हूँ सर। और Expenses accrued. एक्सपेंसेस एक्रूड। एक्सपेंसेस एक्रूड क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस एक्रूड का मतलब यहाँ पर क्या है? एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और बोलो, और क्या है? सभी बताओ। बैंक ओवरड्राफ्ट। And overdraft इसमें आएगा. हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्या है? एक तरीके से बैंक में जो नेगेटिव बैलेंस हमारा चल रहा है, तो ये हम क्या करते हैं, बैंक से मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसकी एक लिमिट फिक्स कराई जाती है कि हम इतना बैंक से, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी हम बैंक से इतना अमाउंट कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो हमारा होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो वो हमें टाइम टू टाइम पे करना होता है। ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड का होता है ना, क्रेडिट कार्ड की Yes, ma'am. फैसिलिटी, इसी टाइप से बैंक ओवरड्राफ्ट भी उसी टाइप का ही कुछ समझ लो। तो क्रेडिट कार्ड भी जैसे विद इन 1 मंथ, एवरी मंथ हमें वो पेमेंट करना पड़ता है, इसी तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट का भी होता है, तो इसलिए ये भी हमारा एक करंट लाइबिलिटी है। इसमें हमारा एक चीज और है, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो इसको ना लोन के साथ में दिखा दिया, वैसे अगर लाइबिलिटी में इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है, इट मींस ये इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड है। तो जो इंटरेस्ट वगैरह जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ये मतलब वैसे हमारा एक्सपेंसेस एक्रूड का ही पार्ट है, बट अलग से दिया हुआ है, इट मींस इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हमारा, ये भी करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, ये बीच में लिख दिया, लॉन्ग टर्म लोन के बाद में लिखा है, वो इसलिए क्योंकि वो उस लोन से रिलेटेड होगा, नॉर्मली उसमें ऐड करके दिखा देते हैं। ठीक है, वैसे इंटरेस्ट हमारा क्या है? करंट लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर हमारे ये 4 चीजें करंट लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस एक्रूड, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इन चारों को तुम टोटल करते हो तो कितना हो जाएगा? ये 3200, ये 4800 प्लस ये 1000। चारों का टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? ये और ये हो गया 8, 42 और 8 50, 1000। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है करंट लाइबिलिटीज। तो देखो ये 3 चीजें तो ऐसी थी जो हमें पहले से मालूम थी, ये 3 चीजें हमारी पहले से हमें मालूम थी कि हमने पहले भी पढ़ी हुई है। एक हमसे इसमें 4th पॉइंट पूछा गया है, वर्किंग कैपिटल। ये तुम 12th क्लास में काफी पढ़ोगे। तो वर्किंग कैपिटल में यहाँ पर बता देती हूँ, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। जितने हमारे मतलब वर्किंग कैपिटल कहीं ना कहीं ये शो करता है कि हम मतलब देखो करंट एसेट्स किस लिए होते हैं? जब हम करंट एसेट्स हमारे विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, और करंट लाइबिलिटीज क्या है? जो हमें विद इन 1 ईयर पे करनी है। तो ये जो हमारे करंट एसेट्स से हमारे पास पैसे आएंगे, इसी पैसे से तो हम करंट लाइबिलिटीज को पे करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि हमारे करंट एसेट्स कितने एक्स्ट्रा हैं करंट लाइबिलिटीज से। मतलब अगर मेरे पास मान लेते हैं 2 लाख की करंट लाइबिलिटीज है और 3 लाख के करंट एसेट्स हैं, तो इट मींस मेरे पास मैं अपनी 3 लाख के करंट एसेट्स में से 2 लाख की लाइबिलिटीज पे कर दूंगी, उसके बाद भी मेरे पास 1 लाख रुपीज रह जाएगा।
वो जो 1 लाख रुपीज मेरे पास बैलेंस होगा दैट इज वर्किंग कैपिटल, उसको हम अपने काम में ले सकते हैं पैसे को, ठीक है। तो करंट एसेट्स का यूज पहले तो क्या होता है कि हम उससे करंट लाइबिलिटीज पे ऑफ करते हैं अपनी। तो करंट एसेट्स देखो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किए हैं, कितने के थे 84,400, 84,400 माइनस लाइबिलिटीज है हमारी 51,000 की। तो देखो अगर ये हमारे करंट लाइबिलिटीज से एक्स्ट्रा होते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट करंट एसेट्स हैं अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, ठीक है। अगर कोई हमसे पोजीशन पूछे प्रैक्टिकली, मतलब ये सब चीजें ना पूछी जाती हैं, सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, तुम नेक्स्ट ईयर 12th क्लास में पढ़ोगे सब बातें। तो ये कितना बचेगा हमारा, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 5 गया 3, ठीक है। तो 33,400 की हमारे पास क्या है, वर्किंग कैपिटल है। मतलब हमारे पास इतना पैसा एक्स्ट्रा है अपनी लाइबिलिटीज पे करने के बाद भी कि हम इसको इन फ्यूचर अपने काम में ले सकते हैं किसी भी चीज में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारी ये चीज थी। एक चीज और है, देखो अब ये आगे जो हमारे इसके आगे से जितने भी क्वेश्चंस है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या है, अब ये तुम्हारे मिक्सअप हो गया, मतलब ये कंप्लीट क्वेश्चंस हैं। पहले तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट, तीनों चीजें बनानी है। तो अभी तक जो तुमने अलग अलग बनाना सीखा था वो कंबाइन होके तुम्हें बनाना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस जब कंप्लीट आते हैं एग्जाम में, तुम्हारा कंप्लीट क्वेश्चंस ही बन के आएगा, पूरा कंप्लीट ही होगा वो, और उसमें भी एडजस्टमेंट होगी। ये चैप्टर तो विदाउट एडजस्टमेंट है, नेक्स्ट चैप्टर तुम पढ़ोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है वो उससे आता है, लेकिन इस चैप्टर में तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनल अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस कराई जाती है एक तरीके से, क्योंकि पहले विदाउट एडजस्टमेंट आएगा तभी तुम एडजस्टमेंट वाला सीख पाओगे, ठीक है। तो इस चैप्टर से तुम्हें फाइनल अकाउंट बनाने आ जाएंगे कि हम कैसे बनाते हैं। तो देखो हम यहाँ से, मैं इसका पहला ही क्वेश्चन ले लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो इनको करने के ना 2 तरीके होते हैं, या तो तुम पहले पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, पूरी बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है, या तो तुम एक एक करके कंप्लीट करो, या फिर हम पहले पूरे फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर जो आइटम जहां लिखा जाना है उसको साथ साथ लिखते हुए चलते हैं। तो मुझे जो बेस्ट लगता है टाइम सेविंग वाला, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि तुम बार बार सारे आइटम्स रीड करोगे, जैसे जैसे जो आइटम तुम्हारे सामने आ रहा है उसको वहां लिखते जाओ जो उसकी जगह है, ठीक है। अगर कोई आइटम पी एंड एल अकाउंट का है तो उसे पी एंड एल अकाउंट में लिख दो, कोई ट्रेडिंग अकाउंट का है तो ट्रेडिंग में लिख दो, कोई बैलेंस शीट का है तो उसको साथ साथ बैलेंस शीट में लिख दो। उससे क्या होता है, टाइम सेव होता है, हमें एक ही इंफॉर्मेशन को बार बार पढ़ना नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं एक बार तुम्हें क्वेश्चन नंबर 16 करके दिखाती हूँ, तुम लोग भी साथ साथ करना। क्या आइटम कहाँ जाना है हमें ये पता होना चाहिए, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए हमारे एक्सपेंसेस कौन से हैं, इनकम कौन सी है, एसेट्स कौन से हैं और लाइबिलिटीज कौन सी हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस के भी हम 2 पार्ट करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पी एंड एल अकाउंट का पार्ट है। ऐसे ही इनकम के 2 पार्ट होंगे, डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम जैसे कि सेल्स, वो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, और इनडायरेक्ट इनकम हमारी पी एंड एल अकाउंट का पार्ट है। तो देखो मैं यहाँ पर फॉर्मेट बनाती हूँ पहले। ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट होता है ना उसको मोस्टली एक साथ बना देते हैं, तो उसको देखो ऐसे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले मैं बना के दिखाती हूँ, ठीक है, फिर तुम लोग करना। फॉर द ईयर, तुम्हें लगेगा ये एक साथ कैसे बन रहे हैं, हमने तो अलग अलग बनाने सीखे हैं, तो मैं बताऊंगी अभी किस तरीके से इनको एक साथ बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, कौन सा ईयर है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में, 31 मार्च 2021, ठीक है। फॉर्मेट हमारा वही था, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ये क्रेडिट साइड और ये हमारी ये डेबिट साइड, ये लिखना मत भूलना, ठीक है। ये चीज भी हमारी
लिखनी मैंडेटरी होती है, क्योंकि ये एक टाइप के अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से भी पता चल रहा है ये हमारे अकाउंट है, लेजर टाइप हो गए एक तरीके की। हालांकि लेजर है नहीं, मतलब लेजर के बहुत आगे का स्टेप है, टाइप वही है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देखो इसको ना थोड़ा सा बड़ा बनाना है। बड़े से मतलब क्या है, वैसे तो हमें क्वेश्चन में दिख रहा है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज्यादा हमारे पास एलिमेंट्स इतने नहीं है इसके, तो मैं लगभग मान लूंगी कि लगभग यहाँ तक मेरा, इससे ऊपर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा और इसके नीचे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा। समझ में आया? इसके आगे थोड़ा सा मैं मतलब आइडिया से, जब तुम 2-3 क्वेश्चंस कर लोगे ना तो तुम्हें खुद ही आइडिया लग जाएगा कि मुझे इसके लिए इतना स्पेस छोड़ना है, इसके लिए इतना स्पेस छोड़ना है। मैं अभी इस क्वेश्चन में साथ साथ बना रही हूँ, मैं यहाँ पर साथ साथ बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बना रही हूँ। ठीक है, मैंने ऊपर स्पेस अपने हिसाब से मतलब छोड़ दिया। तुम लोग भी जैसे 5-6 लाइन ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हो गई, 7-8 लाइन या 8-10 लाइन तुम्हारी P&L अकाउंट के लिए हो जाएगी। बाकी उसके नीचे फिर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए हम क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट एज एट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, 31 मार्च 21। इसका फॉर्मेट क्या होता था, ये कोई अकाउंट नहीं होता, तो डेबिट और क्रेडिट गलती से भी मत लिख देना। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट हमारी पोजीशन शो करती है। क्या होता था, लाइबिलिटीज, लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज, अमाउंट, राइट हैंड साइड में हमारे आ जाते हैं एसेट्स। ठीक है, अमाउंट, ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट था। तो बैलेंस शीट छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो 5-6 लाइन में बैलेंस शीट भी बन जाएगी। क्लियर है? अब देखो मैं क्या करूंगी, मैंने पहले फॉर्मेट बना दिए। फॉर्मेट इसलिए बना दिए क्योंकि अब हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो आइटम जिसमें लिखा जाना है उसको साथ साथ वहां पर लिखते हुए चलेंगे। क्लियर है? उससे क्या होता है, हमें एक क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना पड़ता। वरना अगर तुम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो उसके लिए सारा क्वेश्चन देखोगे कि कौन से आइटम ट्रेडिंग में आने हैं, फिर P&L बनाओगे, फिर दोबारा से पूरा क्वेश्चन देखोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, फिर तीसरी बार तुम्हें फिर से देखना पड़ेगा, तो 3-3 बार तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना पड़ जाता है। ठीक है, तो तुम्हें जहां तक है ये चीज बेस्ट लगेगी। वैसे हो सकता है कि स्कूल में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनवाया हो या P&L अलग अलग करके बनवाया हो, तो वो डिपेंड करता है सब पे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कैपिटल, कैपिटल के आगे लिखा हुआ है क्रेडिट। CR का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, नॉर्मली कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ही होता है। क्रेडिट बैलेंस मतलब ये हमारी लाइबिलिटी है। कैपिटल एक तरीके की हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी। तो कैपिटल हम कहाँ पर लिखेंगे, बैलेंस शीट में। तो मैं पहले ही लिख देती हूँ कैपिटल को बैलेंस शीट में, मैं सबसे ऊपर लिख रही हूँ। अगर मैंने कैपिटल ऊपर लिखी है इट मींस मुझे एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स ऊपर लिखने हैं। क्लियर है? तो देखो कैपिटल की वैल्यू मैं अंदर लिख देती हूँ। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कैपिटल में 2 एडजस्टमेंट करनी होती है, एक तो ड्रॉइंग्स की और एक जो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट होकर आएगा। इसलिए मैं कैपिटल की वैल्यू अंदर लिखूंगी। कितना वैल्यू है, 3,60,000। अगर किसी को कहीं भी कोई डाउट होगा या कुछ रहता है तो मुझे बीच में बोल देना। ठीक है, तो कैपिटल हमने लिख दी लाइबिलिटी में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट दिया हुआ है मशीनरी। मशीन भी हमारा देखो बैलेंस शीट का ही पार्ट है, तो मैं मशीन इधर लिख देती हूँ, ऊपर ही आएगा मेरा। कितनी वैल्यू है मशीन की, 70,000। और ये जो अमाउंट लिखोगे ना, ये इस तरीके से लिखना कि एक दूसरे के ऊपर नीचे ही आए, ताकि तुम्हें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है सेल्स। सेल्स हमारा कहाँ जाएगा बताओ, तुम लोग बोलते चलो कि मैम ये आइटम यहाँ लिखा जाएगा, ये यहाँ। सेल्स बोलो कहाँ पर आएगा। सेल्स हमारी इनकम है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, एसेट है, क्या है, डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम। तो वो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। तो मैंने यहाँ पर देखो एक निशान यहाँ पर छोटा सा लगा दिया था अभी तुम्हारे देखने के लिए। इससे ऊपर वाला पार्ट मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है और इसके नीचे वाला पार्ट मेरा P&L अकाउंट है, क्योंकि दोनों का सेम फॉर्मेट होता है ना, तो एक साथ ही बन जाते हैं हमारे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सेल्स। सेल्स की वैल्यू कितनी है हमारी, 8,20,000। अभी देखो तुम 1-2 आइटम नीचे देखोगे तो तुम्हें सेल्स रिटर्न भी दिखाई देगा, तो इसलिए मैं सेल्स की वैल्यू अंदर बाय ही सेल्स लिखते हैं ना, हम्म, बाय सेल्स लिखते हैं ना। हाँ बाय सेल्स।
ठीक है, बाय और टू करके लिखना है क्योंकि हमारा यहाँ ये अकाउंट है। वैसे ये चीजें ना 11th-12th लेवल तक ही है, आगे जब बड़े चल के देखोगे तो ये बाय और टू लिखने का सिस्टम ही खत्म कर देते हैं, लेकिन 11th-12th लेवल पर ये है। इससे मुझसे कई बार ये गलती हो जाती है क्योंकि हमें अपनी हैबिट हो चुकी है ना बाय और टू हटाने की। अब तो इसको लिखेंगे हम बाय सेल्स कितना 8,20,000। आगे दिया हुआ है परचेजेस। तो परचेजेस देखो ऊपर की एक लाइन थोड़ा छोड़ देना क्योंकि हम तुम्हें बताया वहां पर हम लिखते थे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, सबसे ऊपर इधर ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, तो मैं परचेजेस सेकंड लाइन में लिख रही हूँ। ठीक है, परचेजेस की वैल्यू कितनी है 4 लाख। ये भी मैं अंदर ही लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि पर सेल्स रिटर्न गिवन है, तो जहां तक परचेज रिटर्न भी हो सकता है गिवन हो, नहीं हुआ तो मैं इसको उठा के बाहर ही लिख दूंगी। ठीक है, अब देखो सेल्स परचेजेस के बाद नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं सेल्स में से। तो मैं यहाँ से ये रिटर्न्स माइनस कर दूंगी। कितनी रिटर्न्स है हमारी 10,000 की रिटर्न्स है, तो ये हो जाएगा कितना 8,10,000। ठीक है, ये हो गई हमारी नेट सेल्स। अगर सेल्स रिटर्न नहीं होती मैं डायरेक्टली सेल्स की वैल्यू आउटर कॉलम में ही लिख देती। आगे दिया हुआ है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 20, तो डेट से ही पता चल रहा है ये हमारा क्या है ओपनिंग स्टॉक। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी सबसे ऊपर ओपनिंग स्टॉक। कितना स्टॉक है हमारा 1 लाख का। अकाउंट्स करते हो तो अकाउंट सब्जेक्ट में कोमा यूज करना तुम्हें आना चाहिए, मतलब हैबिट में होना चाहिए तुम्हारी। आता तो सभी को है, हैबिट में होना चाहिए हमारी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स देखो मैंने बताया था हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो देखो मैंने कैपिटल की वैल्यू भी अंदर ही लिखी हुई है, इसमें से मैं माइनस कर दूंगी ड्राइंग्स। क्योंकि ड्राइंग्स क्या होती हैं, एक तरीके से कैपिटल का जस्ट अपोजिट ही है, तो उसको हम एसेट साइड में ना लिखकर कैपिटल में से ही माइनस करके दिखा देते हैं। कितना है 40,000, तो 40,000 यहां से माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारा वेजेस। वेजेस बोलो कहाँ आएगा, बताओ जल्दी, वेजेस कहाँ पर लिखा जाना है। सानवी समझ में आ रहा है? मैम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थे ना, तो लास्ट क्लास मुझे ध्यान नहीं है मैंने अपलोड की है या नहीं, शायद की नहीं है, तो मैं उसको कर दूंगी। ठीक है, तो वेजेस देखो मैं लिख देती हूँ, वेजेस की वैल्यू कितनी है 1 लाख, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और अगर लिखा होता सैलरीज तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता। नेक्स्ट है हमारा कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड होता तो इनडायरेक्ट हो जाता, वो P&L में जाता, और सिर्फ कैरेज लिखा होता तब भी हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड हो गया हमारा 5,000। इधर देखो नेक्स्ट दिया हुआ है सैलरीज। सैलरीज कहां पर चला जाएगा P&L अकाउंट, तो मैं यहाँ पर मान के चल रही हूँ लगभग इतना मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं टोटल का एड लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ इसके नीचे जो ये मेरे एक्सपेंसेस आएंगे ना सारे, ये सारे मतलब यहाँ पर मैं टोटल कर दूंगी इसका ट्रेडिंग अकाउंट का, तो इसके नीचे वाला पार्ट मेरा क्या माना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ सैलरीज। क्लियर है, तो सैलरीज कहाँ आ गया, ये नीचे वाला पार्ट हमारा P&L अकाउंट का है, तो सैलरीज हमारा यहाँ P&L अकाउंट में लिखा जाएगा कितना 60,000। ठीक है, इसके बाद है जनरल एक्सपेंस। ये तो नाम से ही पता चल रहा है जनरल नेचर का है, तो ये तो इनडायरेक्ट ही होगा। जनरल एक्सपेंसेस छोटे मोटे जो भी कुछ खर्चे हुए होंगे वो हमारे कितने हो गए 20,000 के। नेक्स्ट है रेंट। तो रेंट के आगे कुछ नहीं बताया है, ये पेड है या रिसीव्ड है, तो हमेशा पेड मानेंगे, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस है हमारा कितना 50,000। अब देखो लिखा हुआ है परचेज रिटर्न, तो हमने देखो परचेजेस मैंने अंदर लिखा था, इसमें से मैं लेस कर देती हूँ रिटर्न्स, परचेज में से लेस हो जाएंगी। परचेज रिटर्न कितनी है 5,000।
तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? ये जो माइनस होता है ना जो भी आइटम, उसके लिए ब्रैकेट यूज किया करो। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ये माइनस में है वैल्यू, माइनस साइन ना लगाकर ब्रैकेट यूज करते हैं नॉर्मली अकाउंट्स में, ठीक है। मैथ्स में तो जैसे माइनस का साइन यूज करते हैं, यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज करते हैं। माइनस का मतलब है ये ब्रैकेट है, तो इट मीन्स ये वैल्यू हमारी नेगेटिव में, ठीक है। तो 3,95,000 हो गया। इसके बाद देखो क्या है हमारा डेटर्स। डेटर्स बताओ कहाँ आएंगे? डेटर्स हमारे एसेट्स हैं। एसेट्स में भी करंट एसेट्स, तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, क्या पता कोई और हमारा फिक्स्ड एसेट्स तो नहीं है ऊपर लिखने के लिए। वैसे दिख नहीं रहा, हम काफी आगे आ गए हैं, बट फिर भी बाई चांस हुआ तो। वैसे तो यहाँ देखकर हमें पता चल गया। मैं इसको ऊपर भी लिख सकती थी। अगर तुम्हारी एक आधी लाइन ये बीच में रह जाती है ना, स्पेस रह जाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं समझ रही तो अजीब लग रहा है क्या? अजीब से मतलब नहीं है, हमारा सही होना चाहिए, प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। नेक्स्ट है कैश। कैश भी हमारा फिक्स करंट एसेट्स हो गया, तो कैश भी मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, कितना? 40,000। देखो कैश मैंने डेटर्स के नीचे लिखा है, डेटर्स से पहले नहीं लिखा, क्योंकि कैश हमारा सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है। तो कैश नॉर्मली अगर हम करंट एसेट्स नीचे लिख रहे हैं ना, तो सबसे लास्ट में करंट एसेट्स में भी सबसे लास्ट में आना चाहिए कैश, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कैरेज आउटवर्ड। तो मैंने बताया था कैरेज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट है और कैरेज आउटवर्ड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसको P&L में लिख देते हैं। तुम्हें धीरे धीरे ना ये तरीका अच्छा लगने लगेगा। अगर तुम ऐसे बनाते होंगे, तुमने अगर पहले ही चैप्टर किया हुआ है और तुम इस तरीके से बनाते होंगे ना कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर रहे हो, तो तुम्हें खुद ही वो ऐसा लगेगा कि इतना एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। एक बार में ही देखो हम पढ़ते जा रहे हैं, जो आइटम जहां लिखना है उसको साथ साथ लिखते जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में तो बहुत काम आने वाला है ये तरीका, वरना नेक्स्ट चैप्टर में और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके बाद लिखा है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। क्योंकि अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि लगभग इतना स्पेस छोड़ना है, क्वेश्चन को देखकर आइडिया लग जाता है। सबसे लास्ट में है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है हमारे? करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर तो एसेट्स लाइबिलिटीज बहुत कम है इस क्वेश्चन में। तो कितनी है? 50,000। बस सारी इंफॉर्मेशन हो गई। लास्ट में तुम देखोगे बाहर लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 2 लाख। देखो जब हमने ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर किया था ना, मैंने तुम्हें उस चैप्टर में भी बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तुम्हें ट्रायल बैलेंस के अंदर जनरली नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वहां पर ना हम ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अलग लिखते हैं, परचेजेस की वैल्यू अलग लिखते हैं, सेल्स की वैल्यू अलग लिखते हैं। तो इन तीनों चीजों का डिफरेंस ही क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो उसको स्पेशली लिखा नहीं जाता, क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस में कवर होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तुम्हें ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलेगी। और जो आइटम हमारे ट्रायल बैलेंस के बाहर होते हैं ना, उनकी दो जगह एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग का रूल क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। तुमने जब भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है, उसके डबल इफेक्ट आए हैं हमेशा। तो तुम नेक्स्ट चैप्टर में भी देखोगे, जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी हमारी क्वेश्चन में, उसकी दो जगह एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि डबल इफेक्ट आता है हर एक ट्रांजेक्शन का। इसी तरीके से यहाँ पर है, जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट होगा, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें हमेशा बाहर मिलेगा, तो वो दो जगह लिखा जाएगा। दो जगह कहाँ कहाँ आएगा क्लोजिंग स्टॉक? एक तो हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पर मैं लिखूंगी बाय क्लोजिंग स्टॉक, और एक हमारा आता है एसेट्स में। तुमने देखा था एसेट्स में भी हम क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे थे और ट्रेडिंग अकाउंट में भी। यही एक आइटम ऐसा है जो हमने दो जगह लिखा है। क्यों? क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 2 लाख है, तो हम इसको यहाँ भी लिखेंगे और इसको हम एसेट्स में भी लिखेंगे। तो मैं डेटर्स के ऊपर लिख देती हूँ स्टॉक। यहाँ पर मुझे क्लोजिंग वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो क्लोजिंग डेट की ही बना रहे हैं। तो स्टॉक लिख दूंगी तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखो जितने भी आइटम्स जहां लिखने थे हमने लिख दिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब मैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करूंगी, इससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करूंगी। तो देखते हैं, देखो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 10,10,000। यही टोटल मैं इधर लिख देती हूँ, देखने से ही पता चल रहा है क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है।
10,10,000 में से ये सारी वैल्यूज अगर माइनस करती हूँ तो कितना आएगा? मैं तो कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, बट तुम लोग यूज मत करना ऐसे, तुम लोग खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करना। वैसे तो ये इजी है कैलकुलेशन। ये 4 लाख हो गया, 5 + 6, तो 10 में से 6 गया, 4,10,000। ये देखो हमारा क्या आ गया, इसको मैं रेड से लिख देती हूँ। ये हमारा देखो क्या आया है, जीपी। ये जो 4,10,000 है, इसको मैं क्या बोलूंगी, टू ग्रोस प्रॉफिट। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आई है। ठीक है, तो पहला काम हमें क्या करना होगा, जब सारी इंफॉर्मेशन हम लिख देंगे तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करना, उसमें बैलेंस फाइंड आउट करना। ग्रोस प्रॉफिट जो हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, क्रेडिट साइड में इधर है तो इसको उठाकर हम इधर लिख देंगे, ग्रोस प्रॉफिट को 4,10,000। ये चीज हमने कल देखी थी। जो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस आता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल कर लेती हूँ। कोई और हमारी इनडायरेक्ट इनकम थी ही नहीं, तो ये ही हमारे लिए बस प्रॉफिट है यहाँ पर, 4,10,000, 4,10,000। इसमें से ये सब कुछ माइनस करेंगे तो जो भी हमारा बैलेंस आएगा वो बैलेंस हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। अगर एक्सपेंस वाली साइड का टोटल ज्यादा होगा तो बैलेंस हमारा इस साइड आएगा, इस साइड आया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बाय नेट लॉस। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट साइड का टोटल ज्यादा है इनकम साइड का, तो वो हमारा इसलिए प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, इनको टोटल करते हैं तो देखो, अब मैंने ये सारी फिगर्स ऊपर नीचे लिखी है ना, तो इसको तुम्हें कैलकुलेट करना इजी रहता है। तो अपना उसी तरीके से लिखना कि ये सारी फिगर ऊपर नीचे है, जीरो के नीचे ही जीरो है। देखो सारी फिगर ऊपर नीचे ही है। तो इन सब का टोटल है 1,70,000। 4,10,000 में से माइनस करते हैं 170, तो 2,40,000। ठीक है, ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। तो आंसर चेक भी करते रहना, ठीक भी आ रहे हैं हमारे, ठीक आ रहे हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गया 2,40,000। अब ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है, इसका हम क्या करते हैं, इसको हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर प्लस कर दूंगी नेट प्रॉफिट। अगर आता नेट लॉस तो मैं कैपिटल में से माइनस कर देती। तो ये हमारा यहाँ पर कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो इन तीनों का टोटल करके बाहर लिखा जाएगा, कितना टोटल हो जाएगा ये हमारा, 3 और 2 5 6, 5,60,000। इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 5,60,000। तो बस अब तुम्हारी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। अगर ये तुम्हारी मैच कर जाती है तो तुम एग्जाम में एकदम खुश हो जाओगे कि हाँ भाई हमारी मैच हो गई, तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है। 99% केसेस में हमारा क्वेश्चन फिर ठीक होता है। 1% चांस है कि अभी भी गलती कहीं हो सकती है। ठीक है, कोई तुमने डबल साइडेड एरर कर दिया, डेबिट में भी गलती उतनी हो गई, क्रेडिट में भी उतनी हो गई, तो टोटल तो मैच करेगा बट गलती होगी। तो ये आ रहा है 6,10,000। इधर टोटल करते हैं, $6,10,000। तो दोनों साइड का टोटल हमारा मैच कर रहा है, तो इट मींस हमारा क्वेश्चन ठीक है। एग्जाम में तुम्हें पता चल जाता है। तो देखो, अगर ग्रॉस प्रॉफिट गलत तो नेट प्रॉफिट भी गलत, नेट प्रॉफिट गलत तो बैलेंस शीट भी गलत। कहीं एक अकाउंट में भी गलती हो गई तो आगे तक पूरा क्वेश्चन गलत होता है। बट स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो उस चीज का उतना इश्यू भी नहीं है कि पूरे ही मार्क्स नहीं मिलेंगे, कई बार टोटलिंग में भी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। अब देखो तुम्हारी चॉइस है, तुम पहले अगर ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो तो पहले पूरे क्वेश्चन को रीड करो, कौन कौन से आइटम ट्रेडिंग में थे वो ट्रेडिंग में लिखो, फिर दोबारा से रीड करो सारा क्वेश्चन, P&L के आइटम देखोगे, फिर पूरा रीड करोगे, फिर बैलेंस शीट के आइटम देखोगे। तो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें एक साथ में बनाना है या अलग अलग करके बनाने में तुम कंफर्टेबल, अपने अकॉर्डिंग ये चीज तुम देख लेना। ठीक है, वरना वैसे मैं तो सारे क्वेश्चंस ऐसे ही कराना प्रेफर करूंगी। तो कोई डाउट है तुम्हें इस क्वेश्चन में तो मुझे बताओ। सानवी समझ में आ रहा है? मैम अगर लॉस होता है तो बैलेंस Yes, शीट में वो प्लस होता है कि माइनस होता है?
लॉस होता तो कैपिटल। यहाँ पर माइनस हो जाता कैपिटल में से। ओके मैम। प्रॉफिट है ना, तो कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है, कहीं ना कहीं बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है प्रॉफिट की वजह से। तुम्हें अजीब लगेगी ये बात, प्रॉफिट भी बिजनेस के लिए देखो लाइबिलिटी है, तभी तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। प्रॉफिट भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। क्यों है प्रॉफिट बिजनेस के लिए लाइबिलिटी? वैसे तो एसेट होना चाहिए, देखने में तो लगता है सुनने में कि प्रॉफिट है तो मतलब हमारी संपत्ति है, हमारा एसेट है, यस मैम। लेकिन प्रॉफिट लाइबिलिटी क्यों है? कोई मुझे इस चीज का रीजन बताएगा? मैं ये पॉइंट्स डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। प्रॉफिट बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्यों होती है? बोलो भाई, कोई मुझे इसका रीजन बताएगा? ये छोटी छोटी बातें ना हमें पता होनी चाहिए। हम अकाउंट्स पढ़ते तो चले जाते हैं, लेकिन लॉजिक पता नहीं होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रॉफिट बिजनेस के लिए लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि देखो हमने प्रूव्ड सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट देखा है बिजनेस का। अकाउंट्स में तुमने पढ़े है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस और उसका ओनर दोनों बिल्कुल सेपरेट पर्सन है। अब देखो जो बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया वो किसके लिए अर्न किया है? ओनर के लिए अर्न किया है। तो वो प्रॉफिट भी बिजनेस के लिए क्या बन गया? लाइबिलिटी बन गया, क्योंकि वो जो प्रॉफिट अर्न किया है वो कहीं ना कहीं उसको ओनर को वापस करना है, तभी तो हम उसको कैपिटल में ऐड कर रहे हैं। कैपिटल कौन सी क्या वैल्यू होती है? जो ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट इज कैपिटल। तो बिजनेस के लिए कैपिटल भी एक लाइबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा भी उसको इन फ्यूचर रिटर्न करना है ओनर को। तो इसी तरीके से जो प्रॉफिट है वो भी तो उसने ओनर के लिए ही अर्न किया है ना, तो वो ओनर के लिए जो प्रॉफिट अर्न किया है वो भी उसकी कैपिटल में ऐड कर देते हैं, मतलब कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज हो गई उसकी वजह से, कि ये पैसा भी उसको उसे वापस करना है इन फ्यूचर। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो प्रॉफिट इज अ लाइबिलिटी। ठीक है, तो हर एक जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं अपने आप को बिजनेस की जगह रख के सोचो, फिर सोचो कि उसका क्या इफेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, एक कंप्लीट क्वेश्चन था। थोड़ा इनमें टाइम लगता है क्वेश्चंस में, और वैसे भी पहला क्वेश्चन था तो थोड़ा इसलिए ज्यादा टाइम लगा। अब तुम आगे की क्वेश्चंस देखोगे तो सारे क्वेश्चंस में यही सब चीजें हैं। तो मैं देख लेती हूँ। मैं अब मतलब अब ये तुम्हारा काम है, ये क्वेश्चंस करना अब तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं बचा इस चैप्टर में, अब तुम्हारा काम बचा है। जितने भी क्वेश्चंस है मैं देख रही हूँ, तो इसमें कितने क्वेश्चन है? 25 तक है हमारे, 25 तक इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चंस तुम ट्राई करना, कुछ मैं करा देती हूँ। 16 हमारा हो गया है, 17 तुम ट्राई करना, 18 भी तुम ट्राई करना। देखो 18 में तो और भी सिंपल हो गया, जहां हमें बता देते हैं ना, जहां हमें ट्रायल बैलेंस गिवन होता है ना प्रॉपर, हमारे लिए वो क्वेश्चन और भी सिंपल हो जाता है। तो देखो 18 क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे तो हमें दिए हुए हैं क्रेडिट बैलेंसेस एंड डेबिट बैलेंसेस। समझ रहे हो? क्रेडिट बैलेंसेस मतलब जितनी भी क्रेडिट वाले आइटम होंगे। क्रेडिट में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं? या तो लाइबिलिटीज होंगी या फिर इनकम होंगी। डेबिट बैलेंसेस में क्या क्या होगा? या तो हमारे एक्सपेंसेस होंगे या फिर हमारे एसेट्स होंगे। ठीक है, तो और भी क्लियर हो जाती हैं चीजें। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, मतलब इनमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं, जो आइटम जहां लिखा जाना है बस उसको वहां लिखते हुए चलना। 18 भी सिंपल है, 19 भी सिंपल है, 20 में काफी सारे आइटम है। चलो हम 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। इसके बीच के मैंने जितने भी स्किप किए हैं तुम्हारा होमवर्क है और तुम करोगे भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि मुझसे डाउट्स पूछोगे पहले तुम। 20 को देखो स्टार्ट करो, साथ साथ तुम लोग मतलब मेरे से आगे ही चलने की कोशिश किया करो या साथ साथ। ठीक है, अब देखो 20 में भी हम वही फॉलो करेंगे अपना तरीका। सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, दोनों अकाउंट का फॉर्मेट बना देती हूँ, ट्रेडिंग P&L अकाउंट का और बैलेंस शीट का भी मैं फॉर्मेट बना लेती हूँ पहले, क्योंकि जो आइटम जहां आएगा उसको लिखते चलेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इसके डाउट्स डिस्कस करके आगे वाला चैप्टर हम स्टार्ट करें। फिर ये चैप्टर कोई बहुत ज्यादा टाइम लगाने वाला नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में टाइम लगेगा। 31 मार्च
21, क्योंकि ये जो चैप्टर हम ये कर रहे हैं ना, ये तो नेक्स्ट में भी रिवाइज होना है पूरा, क्योंकि वहां भी हमें पूरे फाइनल अकाउंट ही बनाने हैं। ठीक है ना, तो फटाक से फॉर्मेट बनाओ तुम लोग भी। अपने हिसाब से बनाना, जैसे कि 5 या 6 लाइन एटलीस्ट ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, कम से कम 10 लाइन P&L अकाउंट के लिए, क्योंकि थोड़ा बच जाएगा स्पेस तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस रहेगा तो कम नहीं पड़ना चाहिए। बैलेंस शीट एज एट 31 March 21। liabilities amount, assets, और 6 या 7 लाइन की हमारी नॉर्मली बैलेंस शीट हो जाती है। ठीक है, ड्रॉ कर लिया तुम लोगों ने फॉर्मेट। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, जो आइटम जहां आएगा उसको लिखते चलेंगे। अंदाजे से हम ये मान लेते हैं लगभग इतना हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होगा और इसके नीचे P&L अकाउंट। सबसे फर्स्ट में देखो, इसमें भी ना डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है, तो डेबिट में जो आइटम होंगे वो एक्सपेंसेस या एसेट्स होंगे, और लायबिलिटी और इनकम हमारे क्रेडिट में होंगे। तो वहां पर हमें इतना सोचना नहीं है कि कौन सी इनकम है, ये इनकम तो नहीं है या एक्सपेंस तो नहीं है, वहां डेबिट और मैम क्रेडिट आप देखकर। पीडीएफ भेज दीजिए। PDF मैंने शेयर कर दी है, ओके ग्रुप मैम। पे देखो, ग्रुप पे मैंने क्लास से पहले ही डाल दी थी। सबसे पहले हमारा है कैपिटल। कैपिटल देखो कहां पर आता है, जैसे कि हमने अभी देखा कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है, तो मैं कैपिटल की वैल्यू अंदर लिखूंगी। कितना है? 50,000। ठीक है, क्योंकि कैपिटल में हमारी ड्राइंग्स की प्रॉफिट या लॉस की एडजस्टमेंट की जाती है। नेक्स्ट आइटम है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। ड्राइंग्स की वैल्यू हमारी कितनी है? 10,000। ठीक है, माइनस के लिए मैंने बताया ब्रैकेट यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा डेटर्स। क्या है नेक्स्ट? डेटर्स। तो डेटर्स की वैल्यू देखो कितनी है? 24,000। तो डेटर्स में थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, क्योंकि मैंने इधर कैपिटल ऊपर लिखी है, इट मींस मुझे नॉन करंट एसेट्स ऊपर लिखने हैं, मतलब फिक्स्ड एसेट्स वगैरह जो हमारे आएंगे, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सब चीजें। ठीक है, तो मैं डेटर्स थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें नॉन करंट एसेट्स ऊपर लिखने हैं। तो डेटर्स की वैल्यू हमारी है 24,000। उसके बाद में दिया हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी मैं यहाँ से लाइबिलिटी है हमारी, क्रेडिटर्स थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, क्योंकि करंट लाइबिलिटी हमारी नीचे आएगी। अगर कोई नॉन करंट एसेट होगा तो नॉन करंट लाइबिलिटी होगी तो वो इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू है हमारी 16,000। कोई डाउट तो नहीं है किसी पॉइंट में? मुझे बोल देना।
अब देखो इसके आगे जो पॉइंट लिखा है ये मुझे तुम बताओगे, हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था। लिखा हुआ है एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस का क्या मतलब होता है? हम ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्ट करके दे देते हैं। हाँ, तो परचेजेस में हमारा ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो चुका है, मींस एडजस्टेड परचेज का मतलब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एडजस्टेड नीचे लिख देती हूँ अलग से, एक नोट डालोगे तुम बाहर पूरा क्वेश्चन जब हो जाएगा। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या है? एडजस्टेड परचेजेस इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अगर मैं इसका लिखूं इक्वेशन फॉर्म में, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होती है मेरी एडजस्टेड परचेज की वैल्यू। इसका मतलब ये है अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टेड परचेजेस लिख देती हूँ तो मुझे ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, फिर मैं बस सीधा एक ही वैल्यू लिखूंगी एडजस्टेड परचेजेस। तो देखो मैं ऊपर ओपनिंग स्टॉक लिखने के लिए स्पेस भी नहीं छोड़ रही हूँ, यहाँ पर मैं सीधा क्या लिख रही हूँ, एडजस्टेड परचेजेस। क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक अलग से बता भी दिया तो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो एडजस्टेड परचेजेस में ऑलरेडी ऐड हो चुका है, वरना तो उसकी डबल काउंटिंग हो जाएगी अगर मैंने अलग से भी लिख दिया। ठीक है, और तुम्हें यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक अलग से लिखा हुआ मिलेगा भी नहीं ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो ये कितना है 75,700। समझ में आया? सेल्स, सेल्स हमारी डायरेक्ट इनकम है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सेल्स। सेल्स के नीचे सेल्स रिटर्न भी गिवन है, थोड़ा एक दो आगे हमें देख लेना चाहिए ऐसे में। 1,31,000, तो इसमें से हम लेस कर देते हैं साथ साथ रिटर्न्स। इसी के नीचे गिवन है रिटर्न्स। रिटर्न्स कितना है 1,500। ठीक है, 131 में से 1,500 गया तो हमारा ये आ जाएगा 1,29,500। या गलत किया है मैंने, 1,30,500 आएगा। नहीं सही है, 1,29,500। उसके आगे हमें गिवन है बैंक लोन। तो देखो अगर हमें क्वेश्चन में बैंक लोन दिया है, मतलब हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो मैम ये हम इसमें परचेजेस रिटर्न भी तो दिया है। कहाँ दिया है? ओके, नहीं नहीं नहीं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, यस मैम। शायद आगे आगे चल के मिल सकता है, बट अभी हमारा जैसे हम सीक्वेंस में चल रहे हैं तो सेल्स रिटर्न के बाद लिखा है बैंक लोन। ठीक है, तो बैंक लोन हमारा देखो क्या है, बैंक लोन हमारा 10,000 क्रेडिट बैलेंस में दिया हुआ है, तो बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी होती है और ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। बैंक लोन हमारी क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो मैं इसको देखो क्रेडिटर्स के ऊपर लिख रही हूँ, नीचे नहीं, क्योंकि क्रेडिटर्स के नीचे में सारी करंट लाइबिलिटीज लिखूंगी। तो बैंक लोन हम जनरली ये मानते हैं कि हमने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, एक साल के बाद में ही हम उसको पे करेंगे, अगर स्पेशली मेंशन नहीं किया है तो 10,000 रुपीज हमारा बैंक लोन हो गया। ठीक है, बैंक लोन के नीचे लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा लिखा है, यानी कि हमने जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट में लिखा है, मतलब ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंसेस हमारे कहाँ पर लिखे जाएंगे? अब यहाँ पर ये मत समझना, पीछे हमने एक क्वेश्चन देखा था वहां पर बैलेंस शीट में लिखा था इंटरेस्ट ऑन लोन, वो लाइबिलिटी इसलिए था क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग वाली वैल्यू होगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन और वैसे भी डेबिट बैलेंस में दिया हुआ है, तो इट मींस ये हमारा एक्सपेंस है, लाइबिलिटी तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। लाइबिलिटी होगी तो वो बताएगा कि ये आउटस्टैंडिंग है, अगर हमने पे नहीं किया होता तब वो हमारी लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, एक्सपेंस तो वो हमारा हमेशा ही रहेगा। तो देखो मैं यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में तो आएगा नहीं है क्योंकि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन थोड़ा नीचे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा क्या है, एक्सपेंस है। अगर ये बन जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग तो ये हमारा लाइबिलिटी में भी लिखा जाएगा। ये सारे लॉजिक तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा क्या है, एक्सपेंस, जो हमने उसके ऊपर पे किया होगा इंटरेस्ट, ये उसकी बात कर रहा है।
उसके बाद में बोला है देखो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारा एसेट हुआ, सबसे लास्ट में लिख देती हूँ मैं कैश इन हैंड, थोड़ा बीच में स्पेस लेकर, क्योंकि हमारा जो कैश है वो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है। तो कैश इन हैंड हमारा कितना है 3000। वैल्यूज थोड़ा ध्यान से देख लेना, ऊपर नीचे ना हो जाए। कैश एट बैंक इसके ऊपर ही लिख देती हूँ, एसेट है हमारा, एसेट में भी करंट एसेट्स हैं ये हमारे, कितना है 7500। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? इसके बाद में वो बोल रहा है मिसलेनियस इनकम। तो मिसलेनियस इनकम हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, तो मैं यहां लिख देती हूँ, ये तो नाम से ही पता चल रहा है मिसलेनियस है, पता नहीं इसमें कौन कौन सी इनकम मिक्स होंगी। छोटी मोटी जो इनकम हमारी आ रही होंगी वो मिसलेनियस इनकम एक हेड बना दिया। 1000 की हमने स्क्रैप पड़ा था वो सेल कर दिया, उससे कुछ पैसा आ गया, मतलब ये छोटी मोटी इनकम होगी हमारी। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट इनकम है, तो मैंने इसलिए इसको P&L अकाउंट वाले पार्ट में लिखा है। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस हमारी डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस हम लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये चैप्टर तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है कि इससे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाती है क्या आइटम कहाँ लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में है फर्नीचर। फर्नीचर हमारा देखो फिक्स्ड एसेट्स, तो लिख देते हैं कहाँ 33,900, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ देखो सबसे ऊपर एसेट्स में मैंने सबसे ऊपर लिखा है फर्नीचर 33,900। नेक्स्ट लिखा है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो P&L में लिख देते हैं। मैं सारे आइटम लिख देती हूँ, टोटलिंग तुम लोग कर लेना क्योंकि तुम्हारी इसके बाद शायद मैथ्स की क्लास होती है, ऑफलाइन होने लगी ना मैथ्स की अब। नेक्स्ट है हमारा कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस था तो मैंने उसको ट्रेडिंग में लिख दिया। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो 12,000 ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L अकाउंट का पार्ट। रेंट, अब देखो रेंट की वैल्यू डेबिट बैलेंसेस में गिवन है, इट मींस ये हमारा एक्सपेंस है, और अगर रेंट की वैल्यू क्रेडिट बैलेंस में गिवन होती तो इट मींस वो हमारी इनकम बन जाती। ये चीज थोड़ा ध्यान देने की होती है। तो रेंट हमारा दिया हुआ है 18,000, मतलब हमने पे किया होगा, एक्सपेंस हो गया। बैड डेट्स लॉस है हमारा, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बन जाता है, मतलब P&L अकाउंट का। नेक्स्ट चैप्टर में तुम देखोगे बेड डेट्स तुम्हारा कहीं बैलेंस शीट में भी एडजस्ट हो रखा होगा, तो अभी प्लीज कंफ्यूज मत होना अगर नेक्स्ट चैप्टर तुमने थोड़ा बहुत स्कूल में किया हुआ है तो। वैसे बेड डेट्स हमारा लॉस है, तो वो हमारा P&L अकाउंट का पार्ट होता है। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता है, तब उसका दो जगह इफेक्ट लेना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ा सा उसका बैलेंस शीट में जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। डिस्काउंट अलाउड ये भी हमारा लॉस है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। डिस्काउंट अलाउड कितना है 5,000। नेक्स्ट दिया हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड, और देखो क्रेडिट में वैल्यू दी हुई है, मतलब हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, तो मैं क्रेडिट साइड में लिख देती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्काउंट रिसीव्ड 2600 P&L अकाउंट में। नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल। तो देखो बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल हमारे क्या होते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डेटर्स के नीचे 10,000, क्योंकि जो डेटर्स हमारे होते हैं वही तो बिल्स रिसीवेबल होते हैं ना, जब हम उनको एक्सेप्टेंस ले लेते हैं। बिल्स पेएबल क्या होते हैं, एक टाइप के क्रेडिटर्स होते हैं जो कि हमारे कन्वर्ट हो गए हैं बिल्स पेएबल में। ठीक है,
नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की वैल्यू देखो डेबिट में दी हुई है, मतलब हमारा एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस में लिख देती हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा। ये सब चीजें इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि इनका डायरेक्टली सेल्स से या मतलब हमारे परचेज से इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, अलग से कॉमन एक्सपेंसेस है ना, क्योंकि ये तो। नेक्स्ट इज कमीशन। कमीशन की वैल्यू देखो क्रेडिट में लिखी हुई है, इट मींस ये हमें रिसीव हुआ होगा, तो इसलिए मैं कमीशन रिसीव लिख देती हूँ। कहां पर? इनडायरेक्ट इनकम में। समझ में आया देखो ये चीज, क्योंकि हमें कमीशन की वैल्यू क्रेडिट बैलेंसेस में गिवन थी, लाइबिलिटी तो ये है नहीं, अगर आउटस्टैंडिंग होता तब हमारी लाइबिलिटी बनती, अभी लिखा है सिर्फ कमीशन, तो इट मींस वो हमारा कमीशन रिसीव इनकम है। ठीक है, और देखो लास्ट में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। इस बार क्लोजिंग स्टॉक तुम देख रहे हो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। नॉर्मली ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर इसलिए होता है क्योंकि हमें ओपनिंग स्टॉक अलग गिवन होता है, परचेजेस अलग गिवन होती है, तो क्लोजिंग स्टॉक उसमें इंक्लूड होता है पहले से। लेकिन इस बार वर्ड हमारा था एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका था, इसलिए देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। ये भी नोटिस करने वाली बात है कि नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता है, लेकिन अगर परचेजेस में से वो माइनस कर दिया है तब ट्रायल बैलेंस के तुम्हें अंदर ही मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टेड परचेजेस वर्ड यूज कर लिया है तो मुझे क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखने की जरूरत है? यस और नो? क्या मुझे उसको अब अलग से लिखना पड़ेगा? यस और नो? नो। नहीं लिखना होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि हमने एडजस्टेड परचेजेस लिखा है तो इस बार तुम ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए बस अच्छा था, बाकी इसमें और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है। तो तुम्हारा स्टॉक बस एक जगह आएगा, कहां पर? बैलेंस शीट में। क्लियर है? और वैसे भी जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं ना, वो एक ही जगह लिखे जाते हैं, ये बात भी ध्यान देने की। तो देखो इस बार स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर था तो एक ही जगह लिखा गया है, बैलेंस शीट में। क्लियर है? और ट्रायल बैलेंस के अंदर वो क्यों था? क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस गिवन थी, और एडजस्टेड परचेजेस गिवन है इसलिए हमें उसको ट्रेडिंग मैम अकाउंट में। हाँ बोलो। मैम एक्चुअली मैथ्स ट्यूशन के लिए निकलना है। हाँ हाँ चलो बस कर दो लीव, क्योंकि बस अब इसमें ना टोटल करके कैलकुलेट कर लेना, तुम्हारा होमवर्क ही है ये। कैलकुलेशन कर लेना, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस आएगा उसको ट्रांसफर करना पी&एल में, देन जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा उसको कैपिटल में एडजस्ट करके टोटल कर लेना। ठीक है, मैंने सारे आइटम्स लिख दिए। ओके, तो अब तुम लीव कर सकते हो क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, बाय बाय। और क्वेश्चंस करके लेके आने हैं, देखो 25 तक है तुम्हारे होमवर्क है, जितने ज्यादा से ज्यादा तुम कर सकोगे उतना अच्छा है। ठीक है भाई, मैम 25 तक ज्यादा हो जाएगा। जितने हो सके, मैंने ये नहीं बोला तुम सारे ही करो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखना, जितने तुम मैक्सिमम कर सकोगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमारी ओके। क्लास उतनी ही कम लगनी है। अगर मैं पेंडिंग करती जाऊंगी और क्लास ऐसे ही बोल दूंगी कि नेक्स्ट चैप्टर करा देती हूँ, तो उससे तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, तो इससे बेटर है कि तुम साथ साथ करते चलो। यस मैम। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो पूछ लेना। चाहे तुम अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हो ना और तुम्हें किसी पॉइंट में डाउट आ रहा है कि ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है इनडायरेक्ट, तो मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो, मैं रिप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, ओके मैम। ये नहीं है कि नेक्स्ट क्लास का ही वेट करोगे, तो तुम मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो एंड करते हैं क्लास, बाय बाय।